बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद मुजाहिद शहजाद एंड वेलकम टू ऑल इन मुजाहिद नॉलेज स्टूडियो। आज का जो हमारा वीडियो सेशन है, हम आज उसमें कवर करने की कोशिश करेंगे अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ गोल्जी एपरेटस। आज के लेक्चर के जो की पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और हर एक की पॉइंट इट्सेल्फ अ शॉर्ट क्वेश्चन भी है, और अगर आप हर एक की पॉइंट्स को कंबाइंडली एक प्योर फॉर्म में लिखेंगे, एक्सटेंशन फॉर्म में लिखेंगे, तो आपके पास ये पूरे का पूरा एक लॉन्ग टॉपिक हो जाएगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। तो आज का जो सा लेक्चर है उसके जो की पॉइंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ गोल्जी एपरेटस। उसके बाद हम इसकी डिफाइन करेंगे गोल्जी एपरेटस की। देन हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे। उसके बाद बायोसिंथेसिस होगी कि कौन सी चीज़ है सेल के अंदर जो गोल्जी एपरेटस की सिंथेसिस में हेल्प करेगी। उसके बाद अगर हम देखें तो इसकी कुछ फेसेस हैं जिसमें फॉर्मिंग फेस आ जाएगा और मैच्योरिंग फेस आ जाएगा। हम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि फॉर्मिंग फेस का क्या एक्शन है, क्या काम है, और मैच्योरिंग फेस से क्या काम होता है। उसके बाद हम ओवरऑल फंक्शंस की बात करेंगे, और इसके अलावा बहुत कुछ आपको मिलेगा जो हर एक चीज़ कवर करवा देगा। आपका जो सा टॉपिक है एफएससी लेवल का, ये पूरे का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सो चलिए आज का लेक्चर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। अब अगर हम सबसे पहले बात करें डिस्कवरी की, तो डिस्कवरी जो सी गोल्जी एपरेटस की उसको डिस्कवर किया गया था इन 1898 में, और ये एक इटालियन साइकोलॉजिस्ट था जिसका नाम है कैमिलो गोल्जी। इस पर्सन ने इसको डिस्कवर किया था और अपने ही नाम से इस ऑर्गेनेली का नाम गोल्जी एपरेटस रखा। ये साइंटिस्ट है कैमिलो गोल्जी, डिस्कवरी की थी गोल्जी एपरेटस की, और अपने ही नाम से इसका नाम रखा गोल्जी एपरेटस। अगर हम डिफाइन करें तो ये हमारे पास सिंपल सी डिफाइन का वे है। अगर हम बात करें तो जौन सा गोल्जी एपरेटस है वो ये सिस्टर्नीज का एक स्टॉक है। हमारे पास स्टॉक होगा फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बॉन्डेड सैक का, जिनको हम सिस्टर्नी बोलते हैं, और ये यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, तो इसी को हम बोलेंगे गोल्जी एपरेटस। अब इसकी डिफाइन से पहले आपने तीन बातें माइंड में रखनी है कि हमारे पास एक स्टॉक होगा फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सैक का, और इन सैक को हम नाम देंगे सिस्टर्नी का, और जो भी मेम्ब्रेन वाला ऑर्गेनली है वो यूकैरियोटिक सेल में होता है। तो ये वाला जो सा हमारे पास स्टॉक होगा सिस्टर्नी का, इसी को हम नाम देंगे गोल्जी एपरेटस का। द स्टॉक ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बॉन्डेड सैक सिस्टर्नी दैट इज फाउंड इन अ यूकैरियोटिक सेल। एक हमारे पास ढेर है फ्लैटेंड मेम्ब्रेन वाली सैक का जो कि यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है, उसको हम बोलेंगे गोल्जी एपरेटस। और अगर हम बात करें ये वाला जो स्टॉक है या सिस्टर्नी है, वो एक क्लस्टर जो सा एक स्टॉक, वो कितने का स्टॉक होगा तो वो गोल्जी एपरेटस को बनाएगा। तो उसके लिए हमारे पास जो अप्रॉक्सीमेटली रेंज है वो 4 to 8 सिस्टर्नी भी हो सकती हैं, या 60 to 100 सिस्टर्नी भी हो सकती हैं। ये सेल टू सेल और ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम देखें कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या है, अब सिंपली हमने जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स था मैंने बोला था कि वो एक स्टॉक है सिस्टर्नी का। अब आपको ये साइड पे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही होंगी, इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलेंगे वेसिकल। अब इन सिस्टर्नी के साथ ये जो एसोसिएटेड वेसिकल्स हैं, इन दोनों को कंबाइनली जो हम नाम देंगे उसको हम बोलेंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स। The cisterns together with associated vesicles are called as Golgi complex. सिस्टर्नी के साथ जो वेसिकल्स हैं, इन दोनों स्ट्रक्चर्स को कंबाइनली हम बोलेंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे मैं ये भी बताता चलूँ कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की आउटसाइड पे होता है, बाहर की तरफ होता है। अगर मैं बात करूँ ये वाली जो सिस्टर्नीज हमारे पास हैं, ये जो सी है जहाँ पे भी आपको कर्सर दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास सेंट्रल सैक है, सेंट्रल सिस्टर्नी है। कुछ इससे दूसरी तरफ है और कुछ इससे आगे की तरफ है। अब वो सिस्टर्नीज जो ईआर के करीब होंगी, न्यूक्लियस वाली साइड पे होंगी, उनको हम बोलेंगे सिस सिस्टर्नी। ये लिखा हुआ है सिस सिस्टर्नी। सिस्टर्नी नियरेस्ट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जोन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ऑपोजिट साइड पे होंगी, जैसे कि ये वाली है और ये वाली है, इनको हम बोलेंगे ट्रांस सिस्टर्नी।
सिस्टर्नी फारदेस्ट फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका मतलब यह है कि कुछ सिस्टर्नी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास होंगी, उनको हम सिस सिस्टर्नी बोलेंगे। जो उसके ऑपोजिट होंगे उनको हम बोलेंगे ट्रांस सिस्टर्नी। और इनके दरमियान एक मीडियन सिस्टर्नी होगी जो कि सिस और ट्रांस के बिल्कुल दरमियान में होगी, उसको हम बोलेंगे मीडियन डिस्टर्नी। यहाँ पे मीडिया लिखा हुआ है, मैं एन लिख देता हूँ, मीडियन डिस्टर्नी सिस्टर्नी सॉरी। अब अगर हम बात करें इसकी बायोसिंथेसिस की, तो बायोसिंथेसिस में आपने इस डायग्राम को थोड़ा सा गौर से देखना है। ये हमारे पास न्यूक्लियस है और उसके साथ कनेक्टेड हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट है, रफ भी और स्मूथ भी। तो इस केस में जो सी प्रोटीन या दूसरे कंटेंट्स बनते हैं वो वेसिकल्स की फॉर्म में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मूव करके एक वेसिकल की फॉर्म में जा रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ। तो ये वाले जोन से वेसिकल्स हैं जो कि ड्राइव हो रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। एक्चुअली यही वेसिकल से ये वाली जो सिस्टर्नी है जो कि एक स्टॉक बनाती है गोल्जी एपरेटस का, ये सिस्टर्नी को सिंथेसाइज करने के लिए ये वेसिकल्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आते हैं। सो हम बोल सकते हैं कि सेल के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेसिकल सेंड करता है गोल्जी एपरेटस के पास और वही जोन से वेसिकल्स है वो इनकी सिंथेसिस करते हैं। और एक बात यहाँ पे याद रखें कि जो से ये वेसिकल्स हैं ये फॉर्मिंग फेज से एंटर होंगे और मैच्योरिंग फेज से एग्जिट हो जाएंगे। इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे जाके बात करते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें इसके जो से फेसेस हैं वो दो फेसेस हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे पास न्यूक्लियस है, उसके साथ कनेक्टेड जो सी सैक्स हैं, जो सी और ट्यूब्यूल्स भी हैं जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसके अंदर जो मटेरियल बनता है उसको हम वेसिकल की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करवाते हैं गोल्जी एपरेटस की तरफ। अब जो सा ये वाला गोल्जी एपरेटस की आउटर साइड है जो कि कन्वेक्स है, इसको हम बोलेंगे फॉर्मिंग फेस। और जो सी अंदर वाली ये वाली इनर फेस है जो कि कनकेव है, इसको हम बोलेंगे मैच्योरिंग फेस। अगर आप देखें तो जो सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इससे वेसिकल आ रहे हैं गोल्जी एपरेटस के पास और गोल्जी एपरेटस की फॉर्मिंग साइड के साथ आके अटैच हो रहे हैं। मतलब कि वेसिकल की जो एंट्री है गोल्जी कॉम्प्लेक्स में वो फॉर्मिंग फेज से होगी और ये वाले जोन से वेसिकल आ रहे हैं। फिर ये होगा कि अगर तो सिस्टर्नी कहीं से ब्रेक है गोल्जी एपरेटस की या इनको खुद की ज़रूरत है तो वो पहले उसको सिंथेसाइज करेगी। अदरवाइज ये जो वेसिकल्स फॉर्मिंग फेज से आ रहे हैं इनको मॉडिफाइड करके मैच्योरिंग फेज से बाहर निकाल देगी और बाहर निकालने के बाद या तो ये वेसिकल साइटोप्लाज्म के अंदर स्टे करेंगे या फिर आउट ऑफ द सेल स्टे करेंगे। अगर तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर स्टे करेंगे तो फिर ये इंट्रा सेलुलर डाइजेशन करवाएंगे और अगर ये सेल से बाहर रिलीज कर दिए जाएंगे तो फिर ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करवाएंगे। अब यहाँ पे जो हमने पॉइंट डिस्कस किए, हमने वो दो फेसेस की टाइप्स देखी कि फॉर्मिंग फेस कौन सी है, जो आउटर कन्वेक्स है उसको हम फॉर्मिंग फेस बोलेंगे और हमने देखा कि जो इनर है वो कनकेव और इसको हम मैच्योरिंग फेस बोलेंगे। नेक्स्ट हमने जो पॉइंट देखा वो ये है कि जोन से वेसिकल्स हैं वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहे हैं फॉर्मिंग फेस की साइड से और मैच्योरिंग फेस से वो बाहर निकलेंगे, एग्जिट होंगे। और इसी दौरान अगर कोई मॉडिफिकेशंस करनी है तो वो गोल्जी एपरेटस करेगा। अगर गोल्जी एपरेटस ने खुद की मेम्ब्रेन्स की या सिस्टर्नी की सिंथेसिस करनी है तो वो यही जो सा वेसिकल के मटेरियल है इसी को यूज़ करके खुद की सिंथेसिस कर लेगा। अब जो इसकी हमने एक्सप्लेनेशन की है इसी डायग्राम की, इसकी एक्सप्लेनेशन हमने नेक्स्ट स्लाइड पे लिखी हुई है, आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। ये देखें जी, फॉर्मिंग फेस है जो कि आउटर कन्वेक्स सरफेस है, फॉर्मिंग फेस है, मैच्योरिंग फेस की भी हमने बात की और उसके हमने बात देखा कि जो सिस्टर्नी ब्रेकअप इनटू वेसिकल्स फ्रॉम द लेटस। अब पहला फॉर्मिंग फेस था तो यहाँ से वेसिकल्स आएंगे और जो ब्रेकअप होंगे जो बाहर निकलेंगे वो मैच्योरिंग फेस से होंगे जो कि लेटर होने वाली या बाद में आने वाली हमारे पास एक फेस है। और उसके बाद हमने बोला कि ट्रांसफ़र जोन से वेसिकल्स हैं वो किस साइड से आते हैं और किस साइड से निकलते हैं। जो पिंच आउट होते हैं मैच्योरिंग फेज से, मीन्स के पिंच आउट होने का मतलब है बाहर निकलना, और जो इनकी एंट्री होगी वो इनकी एंट्री कौन सी होगी, वो फॉर्मिंग फेज से होगी, जो हम लास्ट स्लाइड पे यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम बात करें इनके फंक्शंस की तो जो सा गोल्जी अपरेटस हमारे पास इसका फंक्शन सबसे पहला हमारे पास है सिक्रीशन। अब जो सी सिक्रीशंस हैं जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है वो कंसर्न करता है सिक्रीशन के साथ। अब सिक्रीशंस क्या है? सिक्रीशन प्रोडक्ट हैं सेल का, और ये सिक्रीशन सेल के अंदर कहाँ पे बनती हैं? राइबोसोम्स पे बनती हैं। और राइबोसोम्स को अगर हम देखें तो वो कहाँ पे होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, और यहाँ से इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है गोल्जी अपरेटस के पास।
अब यहाँ पे देखें हमारे पास न्यूक्लियस है, यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके ऊपर राइबोसोम्स हैं। तो राइबोसोम प्रोडक्ट्स बनाएंगे और प्रोडक्ट्स को फिर सेंड कर देंगे स्मूथ के पास, और वो वेजिकल की फॉर्म में इसको सेंड कर देगा गोल्जी एपरेटस की तरफ, और गोल्जी एपरेटस उसको फाइनलाइज करके मैच्योरेशन के बाद रिलीज करेगा साइटोप्लाज्म में, यहाँ से आउट ऑफ द सेल। तो एक्चुअली जोन सी यही गोल्जी वेजिकल्स जोन से आ रहे हैं, यही वेजिकल सिक्रीशन है जो कि अल्टीमेटली राइबोसोम ने सेल के अंदर सिंथेसाइज की हुई हैं। और जो सी सिक्रीशन है इनको एक्सपोर्ट करने से पहले एक मेम्ब्रेन के अंदर बंद कर दिया जाता है। तो वो जो सी सिक्रीशन और ये जो सी मेम्ब्रेन होगी कंबाइनली इसको हम नाम देंगे एक वेजिकल का या सिक्रीशन का नाम देंगे। अब थोड़ा सा फिर समझने की कोशिश करें कि जोन सा सिक्रीशंस हैं वो सेल के साथ कंसर्न कर रही हैं, और वह सेल के ही प्रोडक्ट है जो कि राइबोसोम्स के ऊपर बनते हैं। राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास होते हैं और बनने के बाद उसको गोल्जी एपरेटस को दे देंगे। अब जो पहले वाला पैराग्राफ है इसको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि राइबोसोम्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, वो प्रोटीन बनाएंगे और प्रोटीन को पैक किया जाएगा मेम्ब्रेन की फॉर्म में और उसको सेंड कर दिया जाएगा गोल्जी एपरेटस के पास। नेक्स्ट है जोन सी ये वाली जोन सी गोल्जी एपरेटस है इसको फिनिश करेगी और मेम्ब्रेन के फॉर्म में पैकेट करके इसको एक्सपोर्ट कर देगी साइटोप्लाज्म में या आउट ऑफ द सेल। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास मैमल्स के जोन से पैंक्रियाज के सेल्स हैं वो सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स को प्रोड्यूस करेंगे और इन ग्रेन्यूल्स के अंदर एंजाइम्स होंगे जो कि डाइजेशन में हेल्प करेंगे। तो जोन से ये ग्रेन्यूल्स बनते हैं जिनके अंदर एंजाइम्स होते हैं, इनकी सिंथेसिस गोल्जी कॉम्प्लेक्स करवाएगा जो कि इस डायग्राम में प्रॉपर्ली देखा जा सकता है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें इसके फंक्शंस, मजीद फंक्शंस ये हैं कि इट इज़ इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल। अब अगर आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाई दे रहा है तो ये ऊपर हमारे पास सेल वॉल है और यहाँ पे आपको सेलुलोज हेमीसेलुलोज नज़र आ रहे हैं। एक्चुअली ये पॉलीसेकेराइड्स ही हैं। तो ये पॉलीसेकेराइड को बनाएगा जो कि सेल वॉल का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसी तरह से ये इन्वॉल्व होंगे सेल मेम्ब्रेन के सिंथेसिस में भी फॉस्फोलिपिड्स की फॉर्म में। अब आपको यहाँ पर दो लेयर्स नज़र आ रही होंगी, एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है। अब ये जो फॉस्फोलिपिड वाली लेयर है इसमें लिपिड के अंदर फॉस्फेट ऐड करना वो काम है गोल्जी एपरेटस का, और उसके बाद वो फॉस्फोलिपिड बन जाता है जो कि सेल मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। नेक्स्ट फंक्शन है it involves in the alteration of glycoprotein, cell membrane protein and lysosomal protein for maturation। अब ये वाली जोन सी प्रोटीन्स के हमने नाम पढ़े हैं, मेचुरेशन के लिए इनको गोल्जी एपरेटस के पास आना पड़ता है और जो रिक्वायर्ड चेंजेस हैं अल्ट्रेशन है वो गोल्जी एपरेटस करके इनको फाइनलाइज फॉर्म दे देता है। नेक्स्ट हमारे पास है इट इज़ इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। अब ये अल्ट्रेशन करेगा, प्रोटीन के भी अल्ट्रेशन करेगा और लिपिड्स के भी अल्ट्रेशन करेगा, और दोनों के केस में ये अल्ट्रेशन का जो मेन एम है वो उसमें ग्लूकोज को, कार्बोहाइड्रेट को ऐड कर देगा। तो जौन सा अगर प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट को ऐड करेंगे तो वो ग्लाइकोप्रोटीन बन जाएगा, और अगर लाइपिड्स में करेंगे तो वो ग्लाइकोलाइपिड्स बन जाएगा। और ये दोनों के दोनों हमारे पास कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन भी और ग्लाइकोलिपिड भी। इस सेल मेम्ब्रेन को स्ट्रेंथनाइज करने वाला मटेरियल है, इसके साथ कनेक्टेड फॉर्म में होता है। इट इन्वॉल्व इन द सेलुलर डाइजेशन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। चूँकि ये वाले जोन से वेजिकल्स हैं गोल्जी एपरेटस प्रोड्यूस करते हैं, मैंने ऑलरेडी बोला था कि ये साइटोप्लाज्म में अगर रिलीज़ करेगा तो वो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन करवाएगी और वो जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगी उसको हम बोलेंगे लाइसोसोम। नेक्स्ट हमारे पास है इट इन्वॉल्व इन द एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ पैंक्रियाटिक ग्रैन्यूल्स। जब ये ग्रैन्यूल्स बनाएगा तो वो ग्रैन्यूल सेल से बाहर चले जाएंगे तो वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करवाएंगे, और अगर ये लाइसोसोम बनाएगा तो वो सेल के साइटोप्लाज्म में रहेगा और वो सेलुलर डाइजेशन करवाएगा या इंट्रा सेलुलर डाइजेशन करवाएगा। नेक्स्ट है जी इट इज़ इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन, लिपिड्स एंड एंजाइम्स। इन तीनों मॉलिक्यूल्स की ये ट्रांसपोर्ट भी करेगा, देन मॉडिफिकेशन भी इन तीनों की करेगा और पैकेजिंग भी इन तीनों की करेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे पास एक पूरे का पूरा सेल है जिसके अंदर ये न्यूक्लियस कनेक्टेड इसके साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और साइड पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा गोल्जी एपरेटस, जो कि प्रोटीन हमारे पास या जो कंटेंट हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हैं वो गोल्जी एपरेटस के पास आते हैं, और गोल्जी एपरेटस उसमें रिक्वायर्ड ट्रांसपोर्टेशन, मॉडिफिकेशन या पैकेजिंग करके उसको रिलीज़ कर देता है साइटोप्लाज्म में या आउट ऑफ दी सेल भी रिलीज़ कर सकता है। तो ये था गाइस आज का हमारा लेक्चर। आज के लेक्चर के इंपॉर्टेंट जो से शॉर्ट है हमारे पास वही हैं, डिस्कवरी ऑफ गोल्जी एपरेटस है, उसके बाद डिफाइन थी गोल्जी एपरेटस की, देन गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, उसके बाद बायोसिंथेसिस है, फिर हमने कुछ फेजेस देखे जिनमें फॉर्मिंग फेज था और मैच्योरिंग फेज था, और उसके बाद हमने लास्ट पे कुछ इसके फंक्शंस देखे। तो ये इंडिविजुअल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चंस को आप कंबाइंड फॉर्म में लिख देंगे तो हमारे पास एक लॉन्ग बन जाएगा।
होप सो कि आज का लेक्चर आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगेगा, और कोशिश करें कि इस लेक्चर को विजिट भी करें, शेयर भी करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको आने वाले तमाम लेक्चर्स की एक्सेस मिल जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।